Assalamu alaikum and namaste everyone. My name is Dr. Dilip Kumar and welcome to my YouTube channel Center of Manual Therapy. And it was requested by many students in order to continue the Kelton-Bourne book. Well, काफ़ी अरसा हो गया था तो हमने उसका जो वॉल्यूम 2 है स्पाइन का मैनुअल मोबिलाइजेशन बाय फ्रेडी कैल्टन-बोर्न उसका हमने पार्ट 2 जो है वो अपलोड नहीं किया था. वेल, लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2. तो एक टॉपिक उसके 2-3 टॉपिक रह गए थे. चैप्टर जो 3 है उसके भी लास्ट टॉपिक्स रह गए थे और चैप्टर जो 3 का स्टार्टिंग पोर्शन है वो पार्ट 1 के नाम से कैल्टन-बोर्न पार्ट 1 के नाम से अपलोडेड है ऑलरेडी. वेल, लेट्स कंटिन्यू. हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे रेजिस्टेड मूवमेंट के नाम से. सो रेजिस्टेड मूवमेंट, व्हाट आर द रेजिस्टेड मूवमेंट, जो हमारे माइंड में भी ये चीज़ आती है कि व्हाट इज द रेजिस्टेड मूवमेंट. रेजिस्टेड मूवमेंट हम तब कराते हैं जब हमें मसल्स की इंटीग्रिटी चेक करनी हो. लाइक रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर आपको एमएमटी ग्रेड 4 और 5 की बात करें तो उसमें हम मसल्स को रेजिस्टेंस देते हैं. इट मीन्स वो मसल या वो मूवमेंट रेजिस्टेड होगी पॉसिबल जो मसल ग्रेड 4 या 5 में ज़रूर होने चाहिए, मतलब उससे कम नहीं हो सकता, तभी तो वो रेजिस्टेंस सप्लाई कर पाएगा. वेल, तो बाय डिस्क्रिप्शन हम उसके साथ साथ जो है वो रीड करते हैं. द रेजिस्टेड टेस्ट दे आर साइमल्टेनियसली इवोल्यूट द न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी. मतलब जो रेजिस्टेड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी को मालूम करने के लिए करते हैं. किसकी न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी? कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स की. और एंड वी नो दैट द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? मसल्स ही हैं, बाकी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट है. तो रेजिस्टेड टेस्ट दे आर यूज्ड टू इवोल्यूट द न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी of the muscles and indirectly the status of the associated joints and vascular supplies. मतलब जब भी हम रेजिस्टेड टेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मसल्स में स्ट्रेंथ होगी, मसल्स में कैपेबिलिटी होगी, तो ही वो आपके मसल्स को जो है वो फोर्स दे पाएगा. मतलब जो आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो वो उसको रेजिस्ट करेगा तब जब उसकी न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी नॉर्मल होगी. नंबर 1. नंबर 2, इनडायरेक्टली द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट से मुराद कि अगर वो उस मसल्स को सप्लाई ठीक आ रही है, उस मसल्स की नर्व सप्लाई इंटैक्ट है, उस मसल्स की ब्लड सप्लाई ठीक है, तो ही वो आपको अच्छा रेस्पॉन्ड कर पाएगा, मतलब तो ही वो अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर पाएगा. एंड अल्टीमेटली वो मसल्स जिस जॉइंट्स पे लगे हुए हैं इट मीन्स उसका भी स्टेटस नॉर्मल है, मतलब वो ठीक है, तभी तो वो प्रॉपरली आपको रेस्पॉन्ड कर पाएगा. तो ये इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी. आफ्टर दैट, व्हाइल इट इज यूजफुल टू इवोल्यूट द स्टेटस ऑफ द स्पाइनल मसल themselves, it can be more difficult. Okay, नीचे move कर. It can be more difficult to interpret the resisted taste of the spinal muscles. जो वैसे हम पेरिफेरल जॉइंट मसल्स की अगर हम बात करें तो उसकी हम रेजिस्टेड इजीली मालूम कर सकते हैं. लाइक अगर हमने पेरिफेरल जॉइंट मसल्स की रेजिस्टेड टेस्ट करनी है तो यू कैन इजीली परफॉर्म द रेजिस्टेंट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द पेरास्पाइनल मसल जो कि स्पाइन पे लगे हुए हैं, जस्ट लाइक द इरेक्टर स्पिनिंग या बहुत सारे जो भी स्पाइन पे मसल्स लगे हुए हैं, उनको हम डायरेक्टली रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते. लाइक उनको प्रोन पोजीशन में लिटा के हम रेजिस्टेड स्पाइन एक्सटेंशन, दैट इज क्वाइट हार्ड. और इसके 2 रीजंस हैं, फॉर 2 रीजंस यहाँ पे मेंशन्ड है. नंबर 1, फर्स्ट, द ओवरलैपिंग नर्व सप्लाईज इन द स्पाइनल मसल दे डोंट अलाउ द आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल मसल. मतलब जो वैसे नॉर्मली हम मसल्स की अगर हम बात करें तो स्पाइनल मसल्स में जो नर्व्स की ओवरलैपिंग है वो अलाउ नहीं करती कि आप इजीली मसल्स को डिटेक्ट कर सको कि लेट सपोज स्पाइन का कोई पेन के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म करके ये डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते वेदर द पेन इज कमिंग फ्रॉम द न्यूरल, वेदर द पेन इज कमिंग फ्रॉम द मस्कुलर स्केलेटल और बोनी इशू. उसका रीजन ये है कि एक तो मसल्स में जो नर्व्स हैं दे आर ओवरलैप्ड, वहाँ पे मोर सेंसिटिव एरिया, यू नो दैट spinous process and overall spine are very sensitive to touch. तो आप डायरेक्टली उसको रेजिस्टेड टेस्ट करके ये डायग्नोस नहीं कर सकते कि मसल्स की जो लोकलाइजेशन है, जो पेन की जो सिम्टम की लोकलाइजेशन है वो डायरेक्टली मसल से आ रही है या किसी जॉइंट से आ रही है. एक ये रीजन. दूसरा रीजन, सेकंडली द स्पाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दे आल्सो प्रोड्यूस द कंप्रेशन ओवर द अंडरलाइंग जॉइंट्स. वो मसल्स जो स्पाइनल मसल्स हैं जिस जॉइंट्स पे लगे हुए हैं, जब आप उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे तो डेफिनेटली मसल्स के प्राइमरली मसल जिस जॉइंट पर लगे होते हैं सबसे पहला काम ये करते हैं वो उनको स्टेबलाइज कर देते हैं. तो आप मसल्स की जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, स्पाइनल मसल्स की रेजिस्टेड टेस्ट करवाएंगे, तो वो अंडरलाइन जो जॉइंट्स होंगे, मतलब जो स्पाइन के वर्टिब्रल जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन दे देंगे. तो यू कांट डिफरेंशिएट इट कि वेदर द पेन इज कमिंग फ्रॉम द जॉइंट. आपने रेजिस्टेड टेस्ट करवाई और वहां से पेन मिला, यूजुअली हम कह देते हैं कि चलो ये मसल ग्रेड 4 में या 5 में,
व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पाइनल मसल, तो वो जिस जॉइंट्स पे लगे हुए हैं तो वहां पे वो कंप्रेशन देंगे, तो यू कांट डिफरेंशिएट वेदर द पेन इधर कमिंग फ्रॉम द इंट्राआर्टिकुलर जॉइंट्स आर फ्रॉम द मसल्स आर एनी नर्व पेन एक्सेट्रा। सो इन दो वजूहत की वजह से रेजिस्टेड टेट पेरास्पाइनल मसल्स पे नहीं होती। अब करना तो है, सो टू रूल आउट the underlying joint as a source of pain, it is important to assess the status of these joints. तो इनके लिए, इनको रूल आउट करने के लिए कि भाई पेन जो है वो मसल से आ रहा है, हमने टेस्ट तो करना है, डायग्नोसिस बनाना है अपना। सो यू हैव टू, इन ऑर्डर टू रूल आउट द अंडरलाइंग जॉइंट्स एज अ सोर्स ऑफ द सिम्टम, कि भाई जॉइंट से ही पेन आ रहा है, उसके लिए आपको जॉइंट का स्टेटस, मतलब वो जो इंटरवर्टिब्रल जो स्पाइनल जॉइंट्स हैं, यू नो दैट द मोशन सिक्वेंस में 3 जॉइंट्स होते हैं, फैसेट जॉइंट्स हैं, बाकी भी जॉइंट्स हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है इटसेल्फ जहाँ पे डिस्क है, तो उनको स्टेटस देखना लाजम होता है, जिसके लिए हम बहुत सारे मेथड है। वन ऑफ देम इज पीपीवीआईएम, पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल मोशन सेगमेंट, जो हम चेक करते हैं बहरहाल, तो जो इसमें मेंशन है पहले हम वो देखते हैं। सो देयर आर द 3 जनरल मेथड्स ऑफ द परफॉर्मिंग द रेजिस्टेड टेट। नंबर 1, you have a manual muscle testing and the standard position and methods as already mentioned. There are some machines also, for example the tensiometer and the various isokinetic testing devices, जिसमें हम easily muscles की जो है वो मसल्स की टेंशन, मसल जो टेंशन डेवलप कर रहा है या अंडरलाइंग जो जॉइंट्स है उसकी उसमें कितना जो है वो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3, सेकंड वन, द स्पेसिफिक फंक्शनल मैनूवर्स दे आर परफॉर्म लाइक द पीएनएफ। पीएनएफ में हम करते हैं, पीएनएफ मैट टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर इन ऑर्डर टू डिटेक्ट और डिफरेंशिएट। सो व्हेन टेस्टिंग द स्पाइनल मसल्स परफॉर्मेंस, जब भी हम स्पाइनल मसल्स की परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आप मैनुअली रेजिस्टेंस दे रहे हो, लेट सपोज डेफिनेटली रेजिस्टेंस देना तो यू विल प्रेफर टू मैनुअल, तो द पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन दे आर द बेस्ट कंट्रोल इफ द थेरेपिस्ट इंड्यूसेस द फोर्स। ऑब्वियसली जो आप थेरेपिस्ट जो इन लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द पीएनएफ में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस देते हैं एंड देन विल आस्क द पेशेंट टू कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स। हम उसे कहेंगे कि इधर हम कहेंगे डू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल व्हाटएवर योर हैंड इज प्लेस, या तो हम जहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं उनके अगेंस्ट हम उनको कहेंगे कि नाउ यू रेजिस्ट, या हम क्या कहेंगे डोंट, जो हम कमांड देते हैं डोंट लेट मी मूव यू ऑन, मतलब जो हम मूवमेंट उनके ऊपर रेजिस्टेंस जहाँ से दे रहे हैं, लेट्स सपोज प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है, हम उसे एक्सटेंशन में हमने रेजिस्टेंस देनी है, हम उसके पीछे जो बैक है स्पाइन की जो बैक है वहाँ पे हम हाथ रखेंगे पेरास्पाइनल मसल्स पे एंड विल आस्क द पेशेंट टू कम इनटू स्पाइनल एक्सटेंशन, दैट वुड बी द रेजिस्टेड स्पाइनल एक्सटेंशन। इसके अलावा जो डोंट लेट यू मूव ऑन, मतलब कोई भी मूवमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं, लेट सपोज अगर कोई रेजिस्टेंट मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसकी रेजिस्टेंस मूवमेंट, हम उसकी मूवमेंट परफॉर्म करेंगे पैसिवली एंड विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट डोंट लेट यू मूव ऑन, मतलब आप मुझे जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ आपके ऊपर पैसिवली, उसको करने से रोकें। अल्टीमेटली जो मसल्स की रेजिस्टेंस है वो हमें पता चलेगी, मतलब डोंट लेट मी अलो टू परफॉर्म द मूवमेंट रादर देन द कमांड पुश और पुल। पुश और पुल के कमांड यहाँ पे नहीं होंगे, हम इजीली मूवमेंट परफॉर्म करेंगे और उसे कहेंगे कि नाउ रेजिस्ट मूवमेंट, जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ उसको आप रेजिस्ट करने की कोशिश करो, ट्राई टू होल्ड दैट पोजीशन एटसेट्रा, ठीक है, इन द डिजायर्ड डायरेक्शन एटसेट्रा, वो मेंशन्ड है। नाउ द अकॉर्डिंग टू द सीरियक्स, जो जेम्स सीरियक्स है ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, जिन्होंने सॉफ्ट टिश्यू लियन के बारे में काफी कुछ जो है वो लिखा है। According to the James Serex, a resisted test that must elicit a maximal muscle contraction while the joint is held in near its mid position, मतलब resting position. According to the James Serex, जो resisted test हम perform करते हैं, definitely it elicit the maximal muscle contraction, वो तब करेगी जब उसका joint, जिस muscle पे आप perform कर रहे हैं उसका joint जो है उसको आप mid prone position में, mid position मतलब resting position में रखेंगे। If the joint is in a mid position, it will elicit, resisted state will elicit the maximal muscle contraction, ये इसकी मीनिंग है। So not allowing the movement during a resisted state will help to eliminate the joint as a source of the point, as a source of pain, मतलब अगर during a resisted movement वो joint आपको allow नहीं कर रहा, movement allow नहीं कर रहा, not allowing the movement during a resisted state, ये हमें क्या बताएगा, it will eliminate the joint as a source of pain। ये चीज हमें बता देगी कि भाई अगर आपका मूवमेंट के रेजिस्टेड मूवमेंट के वक्त जो है वो मूवमेंट रेजिस्टेड टेस्ट के वक्त मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा, तो ये हमें हेल्प आउट करेगा, किस में हेल्प आउट करेगा, एलिमिनेट द जॉइंट एज अ सोर्स ऑफ पेन। नंबर 2, however a certain amount of joint compression and gliding is inevitable to exclude the pain arising as a result of joint dysfunction, compression test should be
परफॉर्म बिफोर दिस स्टेट। मतलब अगर आपने एक्सक्लूड करना, अब ऊपर वाली चीज ने हमें बता दिया कि ज्वाइंट का सोर्स, ज्वाइंट एज अ सोर्स ऑफ पेन एलिमिनेट हो गया। नाउ टू एक्सक्लूड द पेन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट डिस्फंक्शन, अब आपने एक्सक्लूड करना ये बात कि भाई अब पेन जो है वो ज्वाइंट की वजह से नहीं आ रहा, उसके लिए आपने क्या करना होगा, कंप्रेशन टेस्ट देनी होगी बिफोर द रेजिस्टेड टेस्ट। मतलब रेजिस्टेड परफॉर्म करने से पहले अगर आपने ये चीजें बतानी है कि ज्वाइंट का पेन नहीं है, सो ज्वाइंट डिस्फंक्शन का पेन नहीं है, तो सिंपली डू द कंप्रेशन टेस्ट। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सर्वाइकल पेन के साथ अगर पेशेंट आता है तो रूल आउट करने के लिए कि रेडिकुलोपैथी है या ज्वाइंट का पेन है, व्हाट वी डू, हम स्पेलिंग टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो कंप्रेशन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म करने से पहले। किस चीज के लिए, ये रूल आउट करने के लिए अगर कंप्रेशन टेस्ट में उनको पेन आ रहा है तो डेफिनेटली जॉइंट डिस्फंक्शन है, यू कांट मूव टुवर्ड द रेजिस्टेड टेस्ट अकॉर्डिंग टू द जेम्स सीरीज। सो देयरफॉर इफ द कंप्रेशन टेस्ट प्रोवोक द पेन, मतलब अगर कंप्रेशन टेस्ट से पेन प्रोवोक हुआ, resisted state are of limited value, then there wouldn't be there would be a limited value of the resisted, मतलब फिर resisted test की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, so you can't reach up to a soft tissue lesion diagnosis etc. So Sirius ने on the basis of their research etc. Sirius interpret the resisted test in the following ways. तो कंप्रेशन टेस्ट आपने कर ली, आपको पता चल गया जॉइंट डिस्फंक्शन नहीं है, अब आपने कंफर्मली रेजिस्टेड जो टेस्ट है वो परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए सीरियस ने एक जो है वो पैटर्न बनाया है। अब आप मूवमेंट रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आपको रेजिस्टेड जो टेस्ट है वो पेनफुल भी थी, आपने परफॉर्म की, और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब वो मूवमेंट पूरी की पूरी हो रही है, वो रेजिस्टेंस पूरी की पूरी दे रहा है, बट पेनफुल है। इट मींस देयर इज अ माइनर लीजन। व्हाई माइनर नॉट मेजर? बिकॉज माइनर इस सेंस में कि अगर मेजर होती तो वो मूवमेंट ही नहीं कर पाता। डेफिनेटली अगर किसी कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर अफेक्टेड है देन हाउ कैन अ मसल परफॉर्म द मूवमेंट। तो अगर मूवमेंट पेनफुल है, रेजिस्टेड टेस्ट पेनफुल है एंड स्ट्रॉन्ग है, मतलब मूवमेंट पूरी है बट पेनफुल है, देयर इज अ माइनर लीजन, तो उस मसल जो मूवमेंट हो रही है, जो मसल एगोनिस्ट है, प्राइम मूवर है उस मूवमेंट का, दैट उसकी माइनर लीजन है। और अगर रेजिस्टेड आप करते हो, आपको पेनफुल तो मिलती है बट वीक, मतलब मूवमेंट भी ठीक नहीं मिल रही, मूवमेंट आपको वीक मिल रही है और पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मतलब माइनर नहीं मेजर लीजन है। फिर मेजर लीजन इस सेंस में, क्योंकि जब मेजर लीजन होगा तो एक चीज तो कंफर्म है, वो मूवमेंट कभी नहीं हो पाएगी, मूवमेंट वीक होगी और उसके साथ साथ आपको पेन भी मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी पेनलेस है बट वीक है, मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो लीजन तो है बट पेनलेस है, कोई पेन नहीं हो रहा, तो उसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? कोई न्यूरोलॉजिकल लीजन हो सकता है, मतलब पेन तो है नहीं लेकिन उसकी नर्व सप्लाई ना होने की वजह से मसल्स जो है वो उसको ठीक से स्टिमुलस नहीं मिल रही एंड मसल इज गेटिंग वीकर, इज गेटिंग वीकर बेसिकली, या कंप्लीट रप्चर ऑफ मसल या टेंडन, टेंडन का रप्चर है, क्रॉनिक कंडीशन में चला गया तो मे भी उसको पेन ना मिले, बट पेन तो नहीं होगा, इट वुड बी पेनलेस बट इट वुड मस्ट बी वीक। ठीक है, क्योंकि मसल ही अफेक्टेड है तो हाउ अ मूवमेंट इज पॉसिबल। एंड फाइनल कैटेगरी इज दैट कि अगर पेन लेस है बट स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी है और कोई भी पेन नहीं हो रहा, देन योर मसल इज नॉर्मल, क्योंकि हम रेजिस्टेड नॉर्मली मूवमेंट परफॉर्म करते हैं ग्रेड 4-5 में। आफ्टर दैट वी हैव अ पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट, जो सॉफ्ट टिश्यू की मूवमेंट अगर हम पैसिवली कराते हैं तो उससे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है? सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर रादर देन जो कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर के अलावा स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट, बर्सा, कैप्सूल, दे आर द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। So soft tissue very important to be examined. Similarly to the joints, they using the passive movement to assess the quantity and the quality of the movements. मतलब हम सॉफ्ट टिश्यू को क्यों मेजर करते हैं, मतलब क्यों असेस करते हैं? जस्ट लाइक जब हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं तो एक्टिवली जब हम कराएंगे तो हमें मसल्स की इंटीग्रिटी पता चलेगी, और अगर हम पैसिवली कराते हैं तो ऑब्वियसली हमें सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, क्योंकि पैसिवली में मसल्स वर्क नहीं करते इतने ना। आफ्टर दैट there are the two major types of the passive soft tissue movement, एक physiological एक accessory है। physiological जो main movements होती हैं, accessory जो just like the osteokinetic and orthokinetic। नंबर 1 पैसिव फिजियोलॉजिकल पे आते हैं तो मसल लेंथ और एंड फील है। तो टेस्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू लेंथ, अगर किसी सॉफ्ट टिश्यू की आपने लेंथ को टेस्ट करना है, या एंड फील, दे आर परफॉर्म मूविंग अ लिम्ब और बोन सो दैट द मसल अटैचमेंट दे आर मूव प्रोक्सिमली अपार्ट, मैक्सिमली अपार्ट। तो अगर आपने, जब हम एंड फील मेजर करते हैं तो डेफिनेटली हम पैसिवली लिम्ब उस स्ट्रक्चर को मूव ऑन करते हैं, देन वी चेक व्हाट इज द एंड फील। तो हमें
जो एंड फील मिलेगी पैसिवली वो एंड रेंज पे मिलेगी, तभी उसको एंड फील कहा जाता है, फीलिंग दैट इज परसीव्ड एट द एंड रेंज ऑफ द मूवमेंट। तो जब हम एंड रेंज पे लेके जाएंगे तो जिस ज्वाइंट पे मूवमेंट हो रही है डेफिनेटली वो मसल्स फुली स्ट्रेच होंगे, तभी जब एंड रेंज पे पहुंचेंगे तो मैक्सिमली लेंथेंड ही होंगे, दे विल मैक्सिमली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। So it is often necessary to use the combined movement. अब मसल तो स्ट्रेच हो रहे हैं, हमने सॉफ्ट टिश्यू को देखना है, मसल्स को नहीं देखना। सो इट इज ऑफन नेसेसरी टू यूज द कंबाइंड मूवमेंट, मतलब आप दो मूवमेंट को एक साथ करोगे, मतलब एक मूवमेंट के साथ दूसरी मूवमेंट ऐड कर लेते हो। तो इट इज ऑफन नेसेसरी टू यूज द कंबाइंड मूवमेंट्स टू अचीव मैक्सिमल टिश्यू लेंथनिंग। तो अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू को लेंथन करना है, अगर आपने मसल को लेंथन करना है, सिंपली आप उस मसल की अपोजिट मूवमेंट करो, मसल विल गेट स्ट्रेच। बट अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू को लेंथन करना है, यू हैव टू ऐड कंबाइंड मूवमेंट, मतलब उसके साथ कोई ना कोई मूवमेंट दूसरी आपने ऐड करनी होगी। ओके, कंबाइंड मूवमेंट जस्ट लाइक कपलिंग एंड नॉन कपलिंग, दे आर आल्सो टाइप्स ऑफ द कंबाइंड मूवमेंट। सो एग्जामिनिंग द सॉफ्ट टिश्यू एंड फील ड्यूरिंग द लेंथनिंग, अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू की एंड फील और ड्यूरिंग लेंथनिंग, मतलब ड्यूरिंग जो आप उसको लेंथन कर रहे हो ड्यूरिंग लेंथनिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू हेल्प टू डिफरेंशिएट द जॉइंट फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू डिसफंक्शन। इन शॉर्ट मैं इनको समझा दूं कि अगर किसी का जॉइंट डिसफंक्शन है तो वो आपको सिंगल मूवमेंट में मिल जाएगा। आपका एल्बो जॉइंट अफेक्टेड है तो एल्बो की जो भी मूवमेंट होगी, एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन वुड बी अफेक्टेड। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट टिश्यू तो ये तो चीज आपको सिंगल जो मूवमेंट से पता चलेगी, इसके लिए कंबाइंड मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कंबाइंड मूवमेंट तब हम करते हैं जब हमें सॉफ्ट टिश्यू की सॉफ्ट टिश्यू की पैथोलॉजी को डिटेक्ट करना होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू लेजन को डायग्नोस करने के लिए आपने कंबाइंड मूवमेंट का करना लाजिम होता है, और यही आपको रूल आउट करता है। अगर आप उनको कंबाइंड मूवमेंट में पेन मिले तो ये आपको रूल आउट करेगा कि ये सॉफ्ट टिश्यू, ये जॉइंट का डिसफंक्शन नहीं, ये किसी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर का लियन है। So in order to determine the type of the soft tissue dysfunction, like for example muscle spasm में हमें अगर किसी जॉइंट की एंड फील देखनी हो, यू जस्ट परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट, यू विल फाइंड आउट द एंड फील। बट अगर उसको मसल स्पाजम है, सो द मसल स्पाजम में हमें फर्म नहीं लेस फर्म एंड फील मिलेगी रादर देन मसल कॉन्ट्रैक्चर। तो जिस तरह हमें मसल कॉन्ट्रैक्चर में फर्म एंड फील मिलती है, यू विल फाइंड द मसल स्पाजम विल हैव अ लेस फर्म एंड फील देन अ मसल कॉन्ट्रैक्चर। तो ये चीज हमें क्या बताती है कि ये किसकी सॉफ्ट टिश्यू की पैथोलॉजी है, नहीं, अगर हमें लेस एंड फील फर्म एंड फील मिलती है। सो इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर द जॉइंट टू लिमिट द मूवमेंट। ये कोई नई बात नहीं है कि जॉइंट अगर अफेक्टेड होगा तो मूवमेंट जो है लिमिटेड हो जाएगी। बिफोर अ पोजीशन ऑफ मसल स्ट्रेच कैन बी अटेंड, मतलब उसकी मसल को स्ट्रेच करके उसकी लेंथिंग चेक करने से बेहतर है आप डायरेक्टली, मतलब मसल को लेंथन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी का जॉइंट अफेक्टेड है तो उसकी जो मूवमेंट है वो वैसे ही लिमिटेड हो जाएगी, तो हमें मसल को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायग्नोस बनाने के लिए। सो स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोनिक, अगर स्पेशली वहाँ पे कोई क्रोनिक जॉइंट डिसऑर्डर्स है like associated with the degenerative changes, so you don't need to stretch that muscle, आपको वो उसकी लिमिटेड मूवमेंट ही बता देगी कि इसकी कोई जॉइंट की, इसको कोई जॉइंट की पैथोलॉजी है। so the muscle length testing that requires that you have a knowledgeable about the muscle function। muscle length टेस्टिंग करने के लिए आपको मसल फंक्शन, मसल अटैचमेंट और मसल्स का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट दे क्रॉस, जिन जिन जॉइंट को वो क्रॉस करता है उनकी आपको उनका बाकायदा पूरा स्टेटस पता होना चाहिए। अगर आपने मसल्स को एग्जैक्टली प्योरली इंडिविजुअली मसल्स की लेंथ टेस्ट करनी है तो यू नीड दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेल। ठीक हो गया। After that, after the physiological, we have a accessory soft tissue movement. Examination of accessory soft tissue movement. Why we perform these accessory soft tissue movement in order to detect the elasticity, mobility and texture of the soft tissue। जितने भी soft tissue हैं उनकी हमें elasticity मतलब recoilability, उनकी mobility और उनका texture मालूम करने के लिए हम soft tissue का डायरेक्टली एसेसरी, हालांकि पॉसिबल नहीं है, एक्टिवली पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया था एक्टिवली होगा तो वो मसल इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाउएवर accessory soft tissue movement that cannot be performed actively, so it is always tested by passively manipulating the soft tissue in all direction। जिस तरह हम पैसिव मूवमेंट्स करते हैं तो पैसिव मूवमेंट में मसल्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बिकॉज मसल्स दे आर नॉट गेटिंग एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टेड। So ultimately in passive movement the soft tissue structures are involved, soft tissue structures are utilized। So you need skillful technique that can be help to pinpoint the localized changes। So skills, very well skills they are needed in order to pinpoint the localized changes in soft tissue। मतलब हमें
स्किल्स चाहिए होती हैं। हम डायरेक्टली उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते कि ये सॉफ्ट टिश्यू की लीन है या इस तरह की, या ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो एडिजन से आ रही है या स्कार से आ रही है, तो या मसल स्पाज्म से आ रहा है। तो यू नीड वेरी स्किल्स, मतलब जब आप मल्टीपल पेशेंट्स या मल्टीपल चीजें देखते हो, देन यू कैन रीच अप टू अ सॉफ्ट टिश्यू लीन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। एंड फाइनली द मसल प्ले इज एन असेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट। मसल प्ले भी हम असेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट है, जिसमें हम मसल्स को मूव कराते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, एंड मसल्स को इन ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड पैरेलल डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं इन रिलेशन टू द मसल फाइबर। जहाँ पे मसल फाइबर की ओरिएंटेशन है, उनके रिलेशन, उनके कंपैरिजन में हम उसको मूवमेंट कराते हैं। फाइनली वी हैव एडिशनल टेस्ट। एडिशनल टेस्ट मतलब ये सारे टेस्ट करवाने के बाद एडिशनल टेस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड होता है, असेसमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन, जस्ट लाइक उसका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन व्हेन यू टॉक अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो हम उसका कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। देन स्पीड, एंडोरेंस, फंक्शनल वर्क कैपेसिटी मतलब फिजिकल capacity, then work site ergonomic evolution as well. So these exams don't always have to be complicated, expensive, or require a special equipment in order to be valued, useful, and important function. So this was all about the chapter 3 and additional test से मुराद की ये सारी चीजें करने के बाद भी जो है हमें बहुत सारी चीजें दरकार होती हैं in order to perform such sort of a proper diagnosis, because you need multiple skills, knowledge, thorough history, examination, assessment, etc. up to reach an accurate diagnosis. So thank you so much, and the next video would be over the 4th chapter, that is the OMT evaluation, orthopedic manual therapy evaluation of the same book. Thank you so much. Keep watching and kindly must comment regarding the video as well, and also put your feedback in the comment box regarding all the manual therapy series, because currently CMT is launching some physical courses regarding the spinal manipulation, regarding the manual therapy, regarding the joint knitting in Karachi basically. So thank you so much. Keep watching. Stay home, stay safe.